पिछले एक साल में बाजार में जोरदार रौनक देखने मिली है। निफ्टी और सेंसेक्स में करीब 20% के आसपास की रैली हुई है और इस बीच कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जो दुगने हो चुके हैं और निवेशकों को किया है मालामाल। लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स भी है जहां पे निवेशक बुरी तरह से फंस गए हैं, या फिर ऐसे कहे कि इन स्टॉक्स ने निवेशकों को बनाया है फूल। इन्हीं शेयरों के निवेशकों की मदद के लिए लेके आए हैं हम ये स्पेशल शो अप्रैल फूल स्टॉक्स। तो इस खास शो में मेरे साथ मेरे दो सहयोगी आशीष और कुशल जुड़ने वाले हैं, जो कि हमें बताएंगे कि कौन से हैं वो स्टॉक्स जहां पे निवेशक फंस गए हैं, या फिर निवेशकों को जहां पे हुआ है नुकसान, या फिर जिन स्टॉक्स ने निवेशकों को बनाया है फूल। और इन स्टॉक्स में क्या करना चाहिए, क्या आगे भी फूल बनाते रहेंगे ये स्टॉक्स, या फिर अब इन स्टॉक्स में खरीदारी के हैं अच्छे मौके। ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राकेश बंसल जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। सबसे पहले आशीष, कुशल, लिस्ट काफ़ी लंबी होगी राइट? बहुत लंबी है। हम तो उसको भी शॉर्टलिस्ट करके 10 स्टॉक में लेकर आए हैं। तो ऐसे काफी सारे स्टॉक्स इस बार थे जहाँ पे अच्छा खासा नुकसान लोगों को हुआ है, या फिर जो लग रहे थे एक समय पे अरे यार ये तो इस साल का हीरो बनेगा, लेकिन निकला जीरो। राइट, दिक्कतें बहुत थी डेफिनेटली। और काफी सारे तो आईपीओस थे, काफी सारे है ना? आईपीओस में लोगों के हाथ काफी जले हैं। तो डेफिनेटली तो आईपीओस में भी लोगों के काफ़ी हाथ जले। काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स थे जो कि एक समय पे लगता था कि काफ़ी अच्छे और यहाँ से दमदार रिटर्न देंगे, लेकिन वहाँ पे हुआ है नुकसान। तो इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुशल आपसे शुरुआत करते हैं। कौन सा स्टॉक है आपके पास जिसमें लोगों को नुकसान हुआ है, जिसने एक्चुअली लोगों को बहुत फूल बनाया है? देखिए, यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है वोडाफोन आइडिया का, जहाँ पर हमें फोकस रखना है। अब आप देखिए, सस्ते का लालच जो है ना हर किसी को होता है, और इसमें लोग फंस चुके हैं, बहुत बुरी तरह फंसे हैं। देखिए, पूरे साल में केवल 6% का ही रिटर्न दिया है कंपनी ने, और आप देखिए 3 बारी 10% से ज़्यादा गिरा है और 9 बारी यहाँ पर 10% से ज़्यादा ये चढ़ता हुआ दिखा है। तो वॉलेटिलिटी बहुत है, पर एट द एंड ऑफ द डे 6% का नेगेटिव रिटर्न जो है, इनफैक्ट 6% का रिटर्न ही ये देता हुआ नजर आया। तो वोडाफोन आइडिया क्लियर कट जो है अप्रैल फुल बनाने वाला स्टॉक है। जबकि आप देखिए इसके कॉम्पिटिटर्स भारती एयरटेल करीबन 46% और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 30% का रिटर्न दिया। डेफिनेटली। तो बाकी टेलीकॉम स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे अच्छी खासी तेजी हुई, लेकिन वोडाफोन आइडिया, और लगातार इसमें खबर आती है फंड रेजिंग करेंगे, पैसे जुटाएंगे, भर देंगे एजीआर ड्यूज, लेकिन हमेशा चलता है फिर गिर जाता है। और आपने तो 6% का रिटर्न कहा, मुझे तो लगा था कि 6 रुपये या उसके भी नीचे चला जाएगा। और इनफैक्ट एक समय था जब ये मेरे ख्याल से 3.5 रुपये के आसपास भी चला गया था। तो काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने मिली स्टॉक में, और हमेशा एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट रहा है ये काउंटर कि अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा। साल निकल गए, इनफैक्ट मेरे ख्याल से दशक भी निकल जाएगा, तो इस काउंटर में शायद ही कुछ होगा। तो ये सबसे पहला काउंटर है जिसने निवेशकों को भरपूर फूल बनाया है। लेकिन राकेश जी से पूछते हैं, राकेश जी क्या करना चाहिए वोडाफोन आइडिया में? लगातार हम सुनते आए हैं कि फंड रेजिंग होगी, पैसा जुटाएंगे, पैसा चुकाएंगे, एजीआर ड्यूज चुकाएंगे, अब हालात सुधरेंगे, लेकिन ना हालात सुधरे ना ही स्टॉक के रिटर्न। इन लेवल्स पे क्या करें? देखिए, पहले तो वरुण, मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन में से निकल जाना चाहिए। इसने ना सिर्फ सबको अप्रैल फूल बनाया है, वरुण मुझे भी बनाया है। मैंने भी इसे 6 रुपए के नीचे लिया था, और मेरा मानना था कि ये 25 रुपए तक जाएगा। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलेगी। और मैंने तो अनिल जी के साथ ऑन एयर बोला था कि मैं ये मान के ले रहा हूं कि एक लग्जरी गाड़ी खरीदी है, मतलब कि एक लग्जरी गाड़ी के लिए पैसा डाला है, मतलब कि अगर एप्रिशिएट हुआ तो मजा आ जाएगा, नहीं तो गाड़ी डेप्रिशिएट हो गई। बट मैंने 12 रुपए के अराउंड एग्जिट लिया। जब देखिए वरुण, यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई कि इन्होंने 16,000 करोड़ में 34% के अराउंड का स्टेक सरकार को दे दिया। तो जब यहाँ पर जहाँ फंड रेजिंग की बात होती है, तो इसका मतलब फंड रेज नहीं कर पा रहे हैं, और एक मेजर शेयर होल्डर सरकार को बना दिया। उसके बाद आता है कि अब प्रमोटर पैसा इन्फ्यूज करेंगे उसके ऊपर के रेट पे। ये तो वरुण, मेरा ऐसा मानना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। अपनी कंपनी में आप जो मर्जी पैसा वैल्यू लगा दो, और पैसा ये रेज नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, मार्केट में पार्टी चल रही है। और सबसे खास बात क्या है, सबसे ज्यादा तो अप्रैल फूल बनाता है ये चार्टिस्ट का। जब जब चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट होता है, वहीं पर टॉप आउट होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उछाल में कभी भी यहाँ पर 11 रुपए 12 रुपए के भाव मिले तो निकल जाना चाहिए। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। पास्ट में तो अप्रैल फूल बन गए, अब जो फाइनेंशियल ईयर 23 शुरू हुआ है उसमें ना तो अप्रैल फूल बनने का इरादा नहीं होना चाहिए। तो इससे दूर रहें, उछाल पे निकले, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। डेफिनेटली। तो उछाल में इस काउंटर से निकल जाना चाहिए। फूल बनाया है
और शायद आगे भी फूल बनाते रहेगा। लेकिन बंसल जी, आप अकेले नहीं थे जिसको इसने फूल बनाया। हमारे साथ और एक हमारे सहयोगी है जो कि इस पे काफ़ी बुलिश थे, और वो है आशीष। क्यों आशीष? वोडाफोन आइडिया। वरुण देखिए, राकेश जी ने ना समराइज कर दिया कि हर चार्टिस्ट इसमें फंसा है ना, तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ। ब्रेकआउट आया था तब चीजें अच्छी लग रही थी, लेकिन मजा नहीं है इसमें अब। मज़ा नहीं है, ना ब्रेकआउट काम में आया ना फंडामेंटल्स। तो डेफिनेटली कुछ काम में नहीं आया। फूल लोगों को जमकर इसने बनाया है और शायद आगे भी बनाता रहेगा, तो इससे निकल जाना ही बेटर है। लेकिन चलिए आप आशीष के पास चलते हैं। आशीष, कौन सा स्टॉक है आपके पास जिसने भरपूर उल्लू बनाया लोगों को? IDFC फर्स्ट बैंक। दरअसल अगर आप देखिए तो जिस स्टॉक के लिए कहा जाता है ना कि अगला वो बन जाएगा, इसके लिए कहा जाता था कि अगला HDFC बैंक यही बनेगा। जबरदस्त रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लोग जो है कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, बैंक के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा बेट कर रहे थे, जिसके चलते अगर आप देखें तो बहुत हाइप देखने को मिला। लेकिन इस हाइप से अब अगर आप देखें तो स्टॉक अपने हाई से आधी वैल्यू के करीब जो है ट्रेड कर रहा है। और इस रैली में अगर आप देखें तो सभी बैंकिंग स्टॉक्स ने काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो चलता ही नहीं है। अब दिक्कत कुछ आपके सामने रख देता हूँ। सबसे पहले कुछ स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं जहाँ पर इनका एक्सपोजर है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की बात हो रही थी, तो यहाँ पर भी इनका एक्सपोजर है। इसके चलते लगातार दबाव में बना रहता है। काफ़ी सारा हाइप आया कि इन्हें क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है, रिटेल में काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिटर्न्स में ट्रांसलेट नहीं हुआ। स्टॉक में अगर आप देखें तो निवेशकों के पैसे बने नहीं। डेफिनेटली, तो निवेशकों के पैसे बने नहीं है। और ये वो एक स्टॉक है जिसमें आशु जी कहते हैं हर 1 रुपए पे एक ब्रेकआउट आता है। 40 रुपए, 41 रुपए, 42 रुपए, हर लेवल पे एक ब्रेकआउट आता है। लेकिन नो डाउट ब्रेकआउट नहीं होता है, वो ब्रेकडाउन लेके लगातार ये काउंटर जो है वो पिटता आया है। काफ़ी सारी स्टोरीज चली इस काउंटर को लेके कि नो डाउट अगला ये बन जाएगा, अगला वो बन जाएगा, जैसे कि आशीष ने कहा। लेकिन ये खुद IDFC फर्स्ट बैंक ढंग से बन जाए तो बड़ी बात है, निवेशकों का पैसा बन जाएगा। राकेश जी, क्या करना चाहिए? IDFC फर्स्ट बैंक ऑलमोस्ट लोस पे आ चुका है, क्या इस लेवल से और गिरावट है या फिर अभी कुछ बचा है इस काउंटर में? देखिए वरुण, पहले तो क्या है, डाउन साइड कैप लगती है, बट एक चीज बड़ी क्लियर है। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक है, कभी भी HDFC बैंक नहीं बनेगा। देखिए ये चीजें तो ना वरुण लर्निंग से होता है। जैसे अगर आप देखें तो कई लोग जो CA नहीं कर पाते हैं, ICWA करते हैं, बट सोचते हैं कि वो भी CA हो गए, बट जब नौकरी नहीं मिलती उस तरीके से तो समझ में आता है ICWA, CA। इसी तरीके से वरुण यहाँ पर भी, मतलब कि जब हमने B फार्मा किया था तो तब ऐसा बोला जाता था कि भैया डॉक्टर साहब छोटे शहर में, तो करने के बाद पता चलता है कि फार्मासिस्ट होता है, बस यही होता है, एप्रन डाल के जाओ तो मूवी की टिकट बिना लाइन के मिल जाती है, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। तो बी फार्मा होता है, उसका MBBS से कोई कंपैरिजन नहीं होता है। तो IDFC फर्स्ट बैंक को जो खरीद रहा है यही सोच के ले कि IDFC फर्स्ट बैंक है, HDFC फर्स्ट बैंक नहीं है। और इसमें भी वरुण, जब रैली आई थी, वो रैली इसलिए आई थी, उस टाइम पर ये सेविंग के अंदर काफी अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे थे और उस समय अकाउंट्स खुल रहे थे। और इन लोगों ने एक बड़ा अनएथिकल चीज करी कि सेविंग के इंटरेस्ट रेट कम करे और कस्टमर्स को ना मेल के थ्रू ना SMS के थ्रू इन्फॉर्म करा। और जब कस्टमर को पता चला तो उन्होंने अकाउंट भी बंद करे, पैसे को भी स्विच करा। और इसका टॉप जो बना था 68 के अराउंड, वो टॉप ही बना हुआ है, बैंक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है, अगर छोटे मझोले बैंकों में कुछ खरीदना है, टॉप चॉइस तो HDFC बैंक, कोटक बैंक होना चाहिए फ्रंटलाइन टॉप बैंकों में। अगर छोटे मझोले बैंकों में कुछ खरीदना है तो फेडरल बैंक पे बैट करना चाहिए, वहां पर कुछ बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो अगर मैंने IDFC फर्स्ट बैंक लिया होता तो मैं स्विच करता फेडरल बैंक में। तो मेरी निकल जाने की राय है IDFC फर्स्ट बैंक से और स्विच करें फेडरल बैंक में। डेफिनेटली, तो IDFC फर्स्ट बैंक से आपको निकल जाना चाहिए। नो डाउट काफ़ी सारे ब्रेकआउट्स आते हैं, लेकिन दम जो है इस काउंटर में बिल्कुल नहीं है और लोगों को, इन्वेस्टर्स को इसने बनाया है फूल। तो आई लेटर से 2 काउंटर तो हो चुके हैं, वोडाफोन आइडिया जिसमें आई बाद में है और एक IDFC फर्स्ट बैंक। लेकिन अगला काउंटर कौन सा है जिसने लोगों को बनाया फूल और जहाँ पे लोगों को हुआ है नुकसान? कुशल से पूछते हैं। कुशल, कौन सा है वो काउंटर? देखिए काउंटर है फार्मा की बात चल रही थी तो, और फार्मा का ही काउंटर मैंने चुना है। और तीसरा काउंटर है स्ट्राइड्स फार्मा का। इनफैक्ट आप बी फार्मा और MBBS की बात कर रहे थे राकेश बंसल जी, और यहाँ पर ये बी फार्मा, ये जेड फार्मा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर स्टॉक में गिरावट हुई है, यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले 1 साल में सबसे ज़्यादा गिरावट आई थिंक शायद फार्मा स्पेस में यहाँ पर होती हुई दिखी है। 60% गिरता हुआ दिखा है ये काउंटर। और पिछले 3 महीनों का इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी देखेंगे तो
490 करोड़ रुपए का नुकसान जो है कंपनी ने किया है। इनफैक्ट हाल ही में कंपनी के एमडी और सीईओ ने भी इस्तीफा दिया था, तो वो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट इस वजह से इस काउंटर में आता हुआ दिखा है। पर फूल जहां पर बनाया, जहां पर लोगों का भरोसा बढ़ता हुआ दिखा था, उसमें आप देखिए पिछले 3 महीनों में जो डीआईएस की हिस्सेदारी है 14.6% से बढ़कर अब 21.1% होती हुई दिखी है। उसके बावजूद भी स्ट्राइड्स फार्मा ने 60% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो बहुत फूल बनाया है इस काउंटर ने, और कुशल मेरे ख्याल से इसने तो हमें भी फूल बनाया है, राइट? हमने भी इसमें कहीं ना कहीं काफ़ी बुलिश हुए थे हम इसको लेके, लेकिन ये वो एक शायद गलती हो गई। एक ये उन स्टॉक्स में से है जिसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है। बंसल जी, आप फार्मा की बात कर रहे थे, लीजिए कुशल ने एक फार्मा स्टॉक ही बता दिया है, स्ट्राइड्स फार्मा। इसमें क्या करें? देखिए वरुण, इसमें से तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए। इसने भयंकर रूप से फूल बनाया, और इसमें क्या हुआ था, ऊपरी स्तरों पे काफी पीएमएस वालों ने भी बाय कर रखा था कि इसमें डीमर्जर होगा, इसका जो दूसरा बिजनेस है वो काफी अच्छा है, बट डीमर्जर तो हुआ नहीं और काफी सेलिंग देखने को मिली, तो स्टॉक ओवरसोल्ड है। उछाल पे यहाँ निकलने की राय है। और वरुण, इस स्टॉक ने मेरे को बिल्कुल भी अप्रैल फूल नहीं बनाया, क्योंकि देखिए फार्मा का स्टॉक है, तो आज तक मैंने कभी केमिस्ट की दुकान पर स्ट्राइड्स फार्मा की शॉप नहीं देखी है। तो स्टडी करा था, तो बेसिकली क्या है, इसका जेनरिक मेडिसिन का बिजनेस है, जिसमें मतलब कि मुझे तो दमखम नहीं दिखता है, तो दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध है। तो फार्मा के बियॉन्ड यहाँ पे देखना चाहिए। उछाल पे स्ट्राइड्स फार्मा से मेरी तो निकलने की राय होगी, और यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जब डीमर्जर हो तो दूसरे बिजनेस को पोस्ट डीमर्जर लिस्टिंग के बाद खरीदना चाहिए। ओके, तो पोस्ट डीमर्जर दूसरे बिजनेस को खरीदना चाहिए। और राखी जी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि टेक्निकल तो वीक है, लेकिन फंडामेंटल भी वीक है, कभी दिखी नहीं इसकी दवाइयाँ? नहीं, देखिए वरुण, इसकी दवाइयां तो बिल्कुल नहीं देखी। इसकी दवाइयां आप देखें, आपने कभी जीवन में देखा किसी को इसकी दवाई लेते हुए? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। पाएंगे आप, क्योंकि देखिए मैं तो जब केमिस्ट पे जाता हूँ या दवाई, तो दवाई का एक बार लेवल जरूर देखता हूँ कि किस कंपनी की दवाई है। और वहां पर दवाइयों के मामले में मैं बिल्कुल कुणाल जी का मतलब की पूरी दोस्ती निभाता हूँ, और मेरी कोशिश ये होती है कि एमएनसी कंपनी की दवाई खरीदी जाए। डेफिनेटली, तो एमएनसी कंपनी की दवाई और एमएनसी स्टॉक खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। स्ट्राइड्स फार्मा जो है इसमें से निकल जाना ही बेटर है। तो ये भी एक स्टॉक है जिसने फूल बनाया, और जो अभी भी बनाएगा तो दूर रहिए इससे। अगले स्टॉक के लिए चलते हैं आशीष के पास। आशीष, अगला काउंटर कौन सा है? वरुण, ये स्टॉक है ना, मैं अंत में बताने वाला था, लेकिन रुका नहीं जा रहा है। ये स्टॉक असल में अप्रैल फूल है ना, ओवरऑल फूल ही अगर कहा जाए, मतलब अप्रैल फूल का नाम चेंज कर देना चाहिए और इस स्टॉक के नाम पे रख देना चाहिए, ऐसा? अच्छा, लोग इस स्टॉक के बारे में मैं आपको एक हिंट देता हूँ। हाँ। जो इसका नाम है असली में जो नाम है बता रहे, उतना ही इसका जो है टारगेट प्राइस हो जाएगा। गेस 197। बिल्कुल 197 कम्युनिकेशंस पेटीएम। यहाँ पर देखिए बर्बाद कर दिया इसने इशू लोगों को। प्राइस से 75% नीचे। अब आप सोचिए, और कितनी बड़ी फिनटेक की स्टोरी कहा जा रहा था कि यहाँ पर जो है लेंडिंग करेंगे, लोन के कारोबार में आएंगे, पेमेंट्स बैंक है, और लगातार अगर आप देखें तो जो खबरें जिस प्रकार की कंटिन्यूस देखने को मिल रही हैं, काफ़ी नेगेटिव साइड पर देखने को मिली। हाल ही में जो आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक पे जो है नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई है, इसका भी एक बड़ा असर देखने को मिल रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद, इतना 75% का करेक्शन आने के बाद, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो देखिए 13 गुना है। और कंपनी के मैनेजमेंट को अभी तक ये भी नहीं पता कि वो मुनाफे में कौन से साल में आएंगे, इसकी कोई गाइडेंस नहीं है। अब अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जो निवेशक हैं बहुत बुरे फंस चुके हैं। फूल तो अगर आप देखें तो अभी आगे आने कितने भी स्टॉक हम आपको बताएं, लेकिन फूल से पेटीएम ने बनाया। तो डेफिनेटली सबसे बड़ा फूल अगर किसी ने बनाया है इस पूरे साल में तो वो पेटीएम है। देश का सबसे बड़ा आईपीओ था, सबसे चर्चित आईपीओ था, सबसे मोस्ट अवेटेड आईपीओ था, और आईपीओ आने के बाद देखिए क्या हाल हुआ है। लोग बुरी तरह से इस काउंटर में फंस चुके हैं। राकेश जी, जैसे कि आशीष कह रहे थे 197 यही रेट आएगा, अभी भी दूर रहे? देखिए वरुण, बिल्कुल दूर रहना चाहिए, बट अभी जैसे 574 के राउंड चल रहा है, तो इन स्तरों पे पैनिक नहीं करना चाहिए। स्टॉक में वॉल्यूम हो रहा है और पुल बैक के चांसेस हैं। अगर आई एम नॉट श्योर पुल बैक आता है कि नहीं आता, नोबडी नोज। अगर गलती से इसमें पुल बैक आ जाए और 680 से लेकर 750 के प्राइस मिल जाए, 680 से लेकर 750 के प्राइस मिल जाए, तो वो ना गोल्डन लेवल्स होंगे। इसमें से धक्का देना चाहिए, इसमें से निकल जाना चाहिए उछाल में। और अगर किसी को लॉस की रिकवरी करनी है, तो जैसे अभी आशीष ने मार्केट कैप टू सेल्स की बात करी थी, रेशो की बात करी थी, तो इसकी सारी रेशोज ना कंपेयर करनी चाहिए बजाज फाइनेंस के साथ, और उछाल में यहां से धक्का देके स्विच करना चाहिए बजाज फाइनेंस में। इसमें तो पता नहीं आगे चल के 2 साल 3 साल में जो आदमी ऊपर में फंसा हुआ है उसकी रिकवरी होगी कि नहीं होगी,
बट अगर फिनटेक में ही रहना है तो बजाज फाइनेंस से अच्छा विकल्प दूसरा कोई नहीं है। तो उछाल में यहाँ से निकले और बजाज फाइनेंस में स्विच करें। और मेरे टारगेट्स तो हैं वरुण यहाँ पर नीचे में 300 रुपीज के अराउंड के टारगेट है, मुझे लगता है वो देखने को मिलेंगे। और एक बार वो आएंगे तब इसको बैठ के रिव्यू करेंगे आशीष के 197 के टारगेट के लिए। बट इसने एक बहुत बड़े पैमाने पर अप्रैल फूल बनाया है और काफी रिटेल निवेशक यहाँ फंसे हैं, तो उछाल पे यहाँ पे निकलने की राय होगी। चलिए उछाल में निकलेगा और 300 रुपये के आसपास के टारगेट बंसल जी के हैं। 197 के टारगेट जो है वो आशीष के। आशीष इसकी स्टोरी भी कोल इंडिया जैसी है, लेकिन कभी फिर आईपीओ का भाव नहीं आया। लेकिन वो डिविडेंड तो देता है, डिविडेंड देगी कभी जीवन अरे में? डिविडेंड लगता नहीं है, मुश्किल है। अरे भाव ऊपर चढ़ जाए वही बहुत बड़ा हुआ है। डेफिनेटली भाव ऊपर चढ़ जाए वही बड़ी बात है। डिविडेंड क्या पता है कंपनी कभी देगी कि नहीं देगी, लेकिन ये है पेटीएम जहाँ से आपको साफ तौर पे निकलना है। और सबसे बड़ा फूल अगर किसी ने बनाया है ना इस साल में तो वो पेटीएम ही है। लेकिन चलिए अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं और कुशल से पूछते हैं कि कौन सा स्टॉक उनके पास है। कुशल, कौन सा स्टॉक है? अच्छा, कौन से सेक्टर से? देखिए मेरे ही सेक्टर से है जो मैं ट्रैक करता हूँ, और ये स्टॉक को मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फुल बनाएगा। अच्छा, कौन सा है? अब आप गेस कीजिए। बता दीजिए। मारुति। देखिए मारुति ने तो फिर से जो अंडर परफॉर्मेंस थी उसको कवर अप करके वो श्रेणी से अपने आप को बाहर निकाल लिया। पर हीरो मोटोकॉर्प ये स्टॉक है जो कहीं ना कहीं जो है अभी भी लोगों को फूल बना रहा है। मल्टी ईयर लोस पे ऑलरेडी ये कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट पूरे साल में अगर आप देखेंगे तो 21% से ज्यादा की गिरावट इस काउंटर ने दिखाई है, जबकि इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं बजाज ऑटो या फिर टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो ने फ्लैट रिटर्न दिया और टीवीएस मोटर ने 7% के रिटर्न्स दिए हैं। तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस टू व्हीलर से ओवरऑल नहीं रही है, पर जिस तरह की गिरावट हीरो मोटोकॉर्प ने दिखाई है वो काफी चिंता का विषय है। अब काफी लोग ये भी देख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए ब्लू चिप काउंटर है, कहीं ना कहीं काफी सारे म्यूचुअल फंड्स इसको ओन करते हुए नजर आते हैं। और अब कहीं ना कहीं जिस तरह के लेवल्स हैं, काफी लोग इस व्यू पर भी हैं कि ये काफी अट्रैक्टिव है इस लेवल पे। तो काफी लोग एंट्री पॉइंट भी ढूंढ रहे हैं और इसमें फ्रेश लॉन्ग्स बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की इसके क्यूज हैं खासकर ईवीज को लेकर, जुलाई में पहली ईवी ये लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने एथर एनर्जी में 30% से ज्यादा का स्टेक है। हमने देखा कि अक्टूबर में 12x राइज था इनकी बिक्री में। तो वो अपने आप में काफी सरप्राइजिंग था। बट कहीं ना कहीं जिस तरह का इन्वेस्टमेंट वहां पर किया हुआ है इन्होंने, बैटरी स्वैपिंग के लिए गोगोरो के साथ इन्होंने करार भी किया हुआ है, ताइवान की जो कंपनी है। तो ये सब क्यूज जो है काफी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग भी बना रहे हैं इस स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो दोनों ही बातें हैं इसमें। जिस तरह के वैल्यूज हैं वो कहीं ना कहीं हो सकता है और नीचे जाए, क्योंकि आईटी की जिस तरह की बातें चल रही है वहां पर वो अगर पैन आउट होता है आगे चलकर हो सकता है और भी गिरावट है। तो जो खबरों के चलते स्टॉक में ज्यादा गिरावट देखने मिली है, फंडामेंटल्स शायद थोड़े बहुत सुधर रहे, उतने भी खराब नहीं है कि स्टॉक जो है वो मल्टी ईयर लोस पे पहुंच जाए। बंसल जी, एक समय पे ब्लू चिप स्टॉक तो ये आज भी है, लेकिन निफ्टी में अगर सबसे कम मार्केट कैप वाला कोई स्टॉक अब बचा है तो वो हीरो मोटोकॉर्प है। यूपीएल के भी नीचे चला गया इस काउंटर का मार्केट कैप। इस तक की पिटाई पिछले कुछ दिनों में इस काउंटर में हुई है, और जिसको लोग समझते थे देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी, नो डाउट है, लेकिन लोगों का भारी भरकम नुकसान इस कंपनी ने कर दिया है। अब क्या करें, जैसे कि कुशल कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स आगे के लिए अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन जो हो रहा है वो तो काफी दुखदायी है। देखिए वरुण, फंडामेंटल्स तो काफी अच्छे हैं। आप कभी भी हाईवे पे निकल जाएं, इंटीरियर्स में चले जाएं, तो दो ही ऑटो के अंदर जो वर्कशॉप्स और शोरूम देखने को मिलते हैं एकदम इंटीरियर में, एक मारुति है और दूसरा हीरो मोटोकॉर्प है। और मेरा ऐसा मानना है ये आईटी की जो न्यूज है इसको तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। देखिए ये तो एक एलिगेशन है फील्ड ऑफिसर का। एलिगेशन होता है। एलिगेशन तो कल को वरुण आपको कोई नोटिस आ जाए कि आपने टैक्स प्रॉपर नहीं भरा है, थोड़ा ना कि वो एलिगेशन ठीक है, उसमें तो समय लगता है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को दो नोटिस आ रखे हैं कि आप देखें, अरे भैया हमने तो 10 पैसे की भी हेरफेर नहीं करा है, वी आर कॉन्फिडेंट। तो ऐसे हीरो मोटोकॉर्प पे भी बिलीव करना चाहिए। और सबसे खास बात क्या है कि देखिए यहाँ पर ना ईवी को चलते टाटा मोटर में काफी फैंसी है, जबकि ईवी में अगर आप देखें तो 40% मार्केट अनऑर्गेनाइज के पास है जो 3 व्हीलर सेगमेंट के अंदर है। और सबसे बड़ा जो पेनिट्रेशन ईवी के अंदर होगा गोइंग हेड वो 2 व्हीलर सेगमेंट से शुरू होगा, 4 व्हीलर में तो अभी समय लगेगा। और हीरो है, अभी देखा था हम लोगों ने सोशल साइट्स पर ओला के कुछ स्कूटर्स में किस तरीके से आग लगी, तो वो सब चीजों का ना हीरो या बजाज में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि डाउन साइड कैप्ड है, जिन्होंने ले रखा है ऊपर का संयम से बैठे रहे। इनफैक्ट इन स्तरों पे एवरेजिंग भी करनी चाहिए। और मेरी तो यहाँ पर खरीदारी की राय होगी, 1 साल का नजरिया बना के हीरो मोटोकॉर्प में निवेश करना चाहिए। और ये जो अंडर परफॉर्मेंस आई है वरुण, ये तो मार्केट के साथ आई है। मार्केट में एंटायर ऑटो ने अंडर परफॉर्म करा है, तो इसने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया है। और गोइंग हेड मुझे लगता है
अंडर परफॉर्मेंस इसकी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो अंडर परफॉर्मेंस खत्म होगी, लेकिन बंसल जी टारगेट क्या होगा फिर एक साल के नजरिए के हिसाब से? देखिए वरुण, ये काफी समय से ना स्टॉक चला नहीं है और टेक्निकली मुझे लगता है कि अगर आप साल भर के अंदर देखें, अभी 2225 2230 के अराउंड चल रहा है और ये स्टॉक 3400 3500 तो मुझे लगता है कंफर्टेबली कन्वीनियंटली दिखाने का दमखम रखता है। और जिस तरीके से अभी हमने देखा था कि LIC ने गिरे में 6 महीने के अंदर HDFC AMC के अंदर स्टेक लिया है, तो गोइंग एड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो यहाँ पर स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ इस मार्केट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिस्क कम होना चाहिए। अपसाइड कम आए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डाउन साइड कैप्ड होनी चाहिए और इस तरह से हीरो मोटरकॉर्प के अंदर डाउन साइड कैप लगती है और खींच तान के अपने आप को काफी कंजर्वेटिव होकर 3400 3500 के टारगेट दे रहा हूं मैं। कंजर्वेटिव होके 50% के आसपास के अपसाइड टारगेट जो है वो बंसल जी दे रहे हैं इस काउंटर में। इस तरह का कन्विक्शन है इस काउंटर में। नो डाउट इस साल हीरो जो है वो जीरो रहा है, लेकिन आने वाले साल में हो सकता है कि स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशीष से अब जानते हैं कि उनके रडार पे कौन सा स्टॉक है जिसने लोगों को फूल बनाया है। आशीष, कौन सा स्टॉक है? अब ऐसा स्टॉक है जिसने इस साल नहीं बनाया, हर साल बना रहा है, सदियों से बना रहा है, सदियों से बनाया जा रहा है। स्टॉक है BPCL, है ना। निजीकरण की कहानी सुन सुन के अगर आप देखें तो हम सबकी भी उम्र बढ़ती जा रही है लगातार, और आगे कितनी जनरेशन निकल गई पता नहीं और कितने सालों तक सुनना पड़ेगा। अच्छा, मुझे याद आता है कि अनिल अग्रवाल जी जो वेदांता ग्रुप के हैं वो भी कह रहे हैं कि अब सरकार की तरफ से किस प्रकार का रुख देखने को मिल रहा है। कहीं अगर आप देखें तो राह नजर नहीं आ रही है। अच्छा, रिटर्न के लिहाज से भी आप देखिए कि 16% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, और ये भी स्टॉक ऐसा है कि जब ब्रेकआउट के करीब आएगा ना, एक्स डिविडेंड हो जाएगा, डिविडेंड का एडजस्टमेंट हो जाएगा, चार्ट्स हो जाएंगे खराब, सब बन जाएंगे अप्रैल फूल, और सिर्फ रह जाएगी निजीकरण की उम्मीद, BPCL। डेफिनेटली, तो निजीकरण की उम्मीद के चलते स्टॉक में लोगों ने खूब पैसा लगाया, लेकिन अब तक निजीकरण हुआ नहीं है, और सिर्फ इसी साल नहीं सदियों से लोग बनते आ रहे हैं फूल। बंसल जी, क्या करना चाहिए BPCL? नो डाउट पूरी स्टोरी निजीकरण की है इसकी, चार्ट पे तो कुछ दिखना वाला है नहीं। देखिए वरुण, एक चीज बड़ी क्लियर है कि BPCL ने इस साल, मतलब ये जो साल खत्म हुआ है उसमें अप्रैल फूल बनाया है कि नहीं बनाया है, मतलब ये हर व्यक्ति बनाया है कि नहीं बनाया वो अलग बात है। जो नहीं बना है वो प्रीवियसली बन चुका है, क्योंकि जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे ना, उस जमाने में मैं भी मतलब कि अप्रैल फूल बन चुका हूं। उस समय ये था कि BPCL HPCL का निजीकरण होगा। तो ये निजीकरण की कहानी ना, जब मैं आशीष जितना था, आशीष से भी छोटा था, तब से मार्केट के अंदर सुनता हुआ आ रहा हूँ। HPCL BPCL में आज तक कुछ हुआ नहीं है, डीप वैल्यू है, तो किसी ने अगर ले रखा है तो बस डिविडेंड आएगा, और यहाँ पर मूव तभी आएगा जब यह निजीकरण का मतलब की कहानी खत्म होगी। तो निजीकरण के चलते ना काफी लोग यहाँ फंसे हुए हैं। तो मेरी तो राय ये है, जिस किसी का डिविडेंड का नजरिया है तो लेके बैठा रहे, एल्स दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। मतलब कि टारगेट भी निकल गए, सरकार के सब कुछ निकल गए, BPCL में कुछ नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ BEML में एक्शन देखने को मिल रहा है, तो जहां पर एक्शन हो रहा है वहां पे जाना चाहिए। हम लोग तो यहाँ पर पैसा बनाने के लिए आए हुए हैं, पैसा सबके पास लिमिटेड होता है, तो उछाल में यहाँ से दूसरी जगह स्विच मारे, और अगर प्योर डिविडेंड के लिए लेके बैठना तो कहानी अलग है। और वरुण, मुझे लगता नहीं है कि आप डिविडेंड के लिए लेके बैठेंगे, आपको तो कोल इंडिया का भी डिविडेंड पसंद नहीं आता है, तो BPCL का डिविडेंड तो काफी कम है एज कम्पेयर टू कोल इंडिया। सही बात है बंसल जी, सिर्फ डिविडेंड के लिए कौन लेके बैठेगा, कैपिटल एप्रिसिएशन भी तो चाहिए, नहीं तो फिर आप इन्फ्लेशन को बीट कैसे करेंगे। और आपने सही कहा कि जनरेशन टू जनरेशन ये कहानी चलते आ रही है कि BPCL, जैसे कि आपने कहा कि आपके ज़माने में BPCL की कहानी आपने सुनी, आशीष ने सुनी, अब हमारे आने वाले ज़माना भी जो है वो BPCL की निजीकरण की कहानी सुनता रहेगा। देखते हैं कब तक क्या होता है। लेकिन चलिए अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और कुशल से जानते हैं कि कौन सा स्टॉक उनके रडार पे है। कुशल बताइए कौन सा स्टॉक है? देखिए, हाउसिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा बजिंग रहा है इस पूरे साल में, और जिस तरह से यहाँ पर इनफैक्ट रिकॉर्ड निचले स्तरों पर हमें काफ़ी जगह पे इंटरेस्ट रेट्स आते हुए नजर आए थे, तो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट मार्केट से लगाकर चल रहा था कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और स्पेसिफिकली यहाँ पर ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। तो इस सेक्टर में अगर आप देखें तो सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर यही स्टॉक रहा है, और पूरे साल में स्टॉक ने 20% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई है, जबकि बाकी सारे स्टॉक्स अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट स्पेस से उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इनफैक्ट प्रमोटर के हिस्सा बेचने के चलते स्टॉक में ये जो दबाव है लगातार बन रहा था, और कहीं ना कहीं कंपनी की जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पर भी कमज़ोरी हमें देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि जिस तरह के इसके क्यूज़ बनते हुए नजर आए हैं पिछले साल से लेकर अब तक, कहीं ना कहीं इसने क्लियरली लोगों को बेवकूफ़ बनाया। डेफिनेटली, तो इस स्टॉक में खास अंडर परफॉर्मेंस देखने मिला है पूरे सेक्टर में। अगर आप देखेंगे
तो तेज़ी थी अच्छी खासी, लेकिन इस स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने मिली है। बंसल जी, क्या करना चाहिए? इंडियाबुल्स हाउसिंग ये भी एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट लगता है, लेकिन करना क्या है इस काउंटर में? देखिए, सबसे पहले तो वरुण ये करना है कि जिस व्यक्ति ने हाईबुल हाउसिंग मतलब कि एनालिस्ट ने रिकमेंड करा हुआ है, वो व्यूअर से ऐसे हाथ जोड़ के माफी मांग ले, क्योंकि मैंने भी रिकमेंड किया था और ये हाथ जोड़ने की कला सिखाई है हमको हमारे सुमित जी ने। तो इसने तो भयंकर रूप से अप्रैल फूल बनाया, डेली चार्ट्स पर भी ब्रेकआउट था। फिर वो दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी ने स्टेक ले रखा था, तो सब कुछ मिक्स हो रखा था। टेक्निकली अच्छा लगा। फिर प्राइवेट इक्विटी की एंट्री की न्यूज थी, वो भी आया। तो भयंकर रूप से इसने ना अप्रैल फूल बनाया है, बट अब तो बन चुके हैं और मेरे को लगता है कि अब डाउन साइड कैप्ड है। नीचे में स्टॉक ने 130 के लोस को भी टेस्ट करा है, वहां पर एक मल्टी ईयर सपोर्ट है। मैं ये नहीं कह रहा कि स्टॉक भाग जाएगा, तो 130 एक मल्टी ईयर सपोर्ट है। जिन्होंने भी ऊपरी स्तरों पे ले रखा है वो नीचे में एवरेजिंग करें, और सिर्फ एवरेजिंग के लिए बोल रहा हूं, मतलब कि बाहुबली ना बने कि अगर आपने नहीं लिया है तो दूर ही रहें। जिन्होंने ले रखा है वो थोड़ा सा हिम्मत करके एवरेजिंग करें। डाउन साइड कैप्ड है और समय दें, मतलब कि इतिहास गवाह है कि मोस्ट केसेस में जहां जहां प्राइवेट इक्विटी स्टेक लेता है वहां पर वेल्थ क्रिएट हुई है। बट यहां पर क्या था, एक तो ये स्टॉक वायदा बाजार के अंदर था, क्राउडेड ट्रेड हो गया, जैसे हमारे आशु मदान जी बोलते हैं क्राउडेड ट्रेड हो गया, तो थोड़ी पिटाई हुई है, बट डाउन साइड कैप लगती है। और जब यहाँ पर टेक्निकली वातावरण ओवरवेट होने का होगा, तो मैं नहीं तो और पैनलिस्ट यहाँ पर जी बिजनेस के माध्यम से कन्वे करेंगे, तो एज ऑफ नाउ होल्ड की राय है और गिरावट में एवरेजिंग की राय है। चलिए, तो यहाँ पे आपको होल्ड करना है, और अगर गिरावट और आती है इस काउंटर में तो आपको यहाँ करनी है खरीदारी। एवरेजिंग कर सकते हैं आप इस काउंटर में। फूल बनाया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन इस काउंटर के लिए अच्छे हो। तो हमने आपको टोटल 7 स्टॉक्स की लिस्ट बताई, जिसमें से बंसल जी को एक हीरो मोटोकॉर्प और एक हाईबुल हाउसिंग जो है वो ही पसंद आया है। चलिए, शो को यही रैप अप करेंगे अब। आशीष, कुशल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टॉक्स की पूरी लिस्ट बताने के लिए और बताने के लिए कि कौन से वो स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा फूल बनाया है पिछले 1 साल में। और बंसल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन स्टॉक्स पे अपनी राय देने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने लोगों को भरपूर फूल बनाया है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में प्रदर्शन इनका अच्छा हो। लेकिन इस शो में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।